हाय लिसनर्स, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं रवि कालरा, जो कि फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं द अर्थ सेवियर फाउंडेशन के। दोस्तों, रवि कालरा एक ऐसे शख्स हैं जो कि एक बिल्कुल ही अलग तरीके का काम कर रहे हैं समाज के लिए। एक ऐसी सेवा कर रहे हैं उन लोगों की जिनको कि या तो लोग छोड़ जाते हैं या लोग सड़कों पर जो भटकते रहते हैं। ऐसे माँ बाप हैं जिनको उनके बच्चों ने छोड़ दिया, चाहे जो भी वजह रही हो, और उन सबको देखते हैं रवि कालरा जी। रवि कालरा जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आपका स्वागत करता हूं कि आपने समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए, और इसके लिए मैं अपनी पूरी रेडियो द्वारका की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी, आपको भी नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इनवाइट किया, और आई एम श्योर आपके माध्यम से जो अच्छी सेवा ईश्वर हमसे करवा रहे हैं वो सब तक पहुंचेगी। रवि कालरा जी, सबसे पहले थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में। आप शुरू से ही समाज सेवा से जुड़े हुए थे या आप क्या करते थे? आप मींस बाय प्रोफेशन जी क्या किया करते थे? हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप बहुत गहराई में जाना चाहते हैं। तो वैसे तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली से ही हूँ। अच्छा। और बहुत ही मध्यम वर्ग परिवार से हम हैं, और बहुत दुख दर्द भी देखा, बहुत गरीबी भी देखी, लेकिन हाँ, ईश्वर की हमेशा से दया दृष्टि रही। वैसे हमारे फादर दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर्ड है। अच्छा। और मैं खुद भी पुलिस बटालियंस और आर्म फोर्सेस के लिए अर्ली 80s में अनआर्म्ड कॉम्बैट मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कोर्सेज होस्ट करता था। और मुझे बहुत सारी कंट्रीज की नेशनल टीम्स को भी कोच करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अगर बहुत गहराई में जाएं तो ऐसा भी बुरा टाइम देखा है लाइफ में कि बस में जाने के लिए 3 पैसे भी नहीं होते थे, और ऐसा समय भी देखा है कि घर के अंदर लाइट भी नहीं होती थी। बहुत ही सिंपल घर था, और जो पिताजी कमाते थे, क्योंकि हमें बहुत फक्र है कि वो दिल्ली पुलिस के एक बहुत ही ईमानदार जवान है इनफैक्ट, अब तो रिटायर हो गए, लेकिन घर पे खुशी से रहते हैं। और हम 2 भाई हैं, और जब भी मैं और मेरा छोटा भाई हम मिलते हैं तो हम पिता की अपनी जरूर बात करते हैं। हमें बड़ा फक्र होता है कि हमने उनको बहुत ही हार्ड वर्क करते हुए देखा है। 24 घंटे में 48 घंटे काम करते हुए उनको देखा है, और बहुत ही ईमानदार अफसर वो रहे, उसका हमें बहुत गर्व है। तो यंग टाइम के अंदर जैसे हम सरकारी स्कूलों में ही पढ़े, मैं और मेरा भाई, और ये भी टाइम याद है कि स्कूल की जो फीस थी वो 2 रुपए हुआ करती थी सरकारी स्कूल में। तो 2 रुपए की फीस जैसे पिताजी से पैसे लिए और स्कूल में जमा कराए, गलती से अगर रसीद लेना भूल गए तो घर पर खूब डांट पड़ती थी कि पैसे क्यों नहीं लाए, क्योंकि उनको रिफंड लेना होता था। अच्छा। तो ऐसे समय भी देखा, लेकिन हाँ, ईश्वर की बहुत दया भी रही। हाँ, ये भी समय याद है, नंगे पांव रेलवे ट्रैक के ऊपर गर्मियों में तपती धूप में चला करते थे, भैंस की पूंछ पकड़कर तालाब में जाया करते थे। उस समय दिल्ली में तो टांगे थे, या हर जगह जगह ऊंट बैल ये सब दिख जाते थे। ऐसा समय भी याद है। लेकिन हाँ, ईश्वर ने बहुत आशीर्वाद भी दिया, और जब हाइट्स देखी मैंने अपनी मेहनत से, तो इतनी देखी कि मैंने 42 कंट्रीज ट्रेवल किया। और जो हाइट्स देखी मैंने वो इतनी कि कहाँ 3 पैसे बस में जाने के नहीं होते थे, और जब हाइट्स देखी तो इतने कि रोज की मैं 1.5-2 लाख रुपए रोज के कमा लेता था। इनफैक्ट ये मेरी सेविंग्स होती थी। ऐसा समय याद है कि घर के अंदर एक खाने के लिए दही नहीं होती थी, तो पड़ोसियों के घर का दरवाजा खटखटाते थे कि घर में दही जमानी है। 3 घरों से थोड़ी थोड़ी दही जामुन इकट्ठा करते थे, और दोनों भाई हम रोटी के साथ खा लेते थे उसी को। और जब हाइट्स देखी तो इतनी देखी कि मैं अपनी लाइफ टाइम में जो मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द अर्थ मिस्टर बिल क्लिंटन, जब वो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उनसे भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बहुत सारी कंट्रीज की नेशनल टीम्स को कोच किया। 200 लीथल ब्लैक बेल्ट्स इंडिया के लिए प्रोड्यूस किए मैंने। अच्छा। जो मुझे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने बताया आप मार्शल आर्ट सिखाते थे, आपने दिल्ली में भी किया। तो मार्शल आर्ट सिखाने से जो है आपका, अगर मैं कहूँ, प्रोफेशनल करियर का शुरुआत हुआ और वहां से वो सफर शुरू हुआ जी। तो उसके बाद आप कैसे इंटरनेशनल कंट्रीज की टीम्स को कैसे कोचिंग में आप आए, कैसे वहां पे जाना हुआ? अर्ली 80s में ही मैं यंगेस्ट नेशनल इंस्ट्रक्टर और नेशनल रेफरी डिक्लेयर हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ओके। जी। और उसमें मैं उस टाइम पहले तो स्टेट चैंपियन था, बाद में नेशनल चैंपियन बना, और बहुत सारे इंटरनेशनल कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। अनआर्म्ड कॉम्बैट मतलब ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स में मैंने साउथ कोरिया के अंदर वो डिग्री ली स्कॉलरशिप में। और जब साउथ कोरिया में मैं स्कॉलरशिप पर था,
उस दरमियान मैंने 4th डैन ब्लैक बेल्ट अचीव की इंटरनेशनल लेवल की, जिसके लिए कि एज गुड एज वर्ल्ड लेवल पर कॉन्टेस्ट होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ में, और उनको बीट किया और वो डिग्री हासिल की। लेकिन हाँ, जब उसको हम सेवा से कनेक्ट करते हैं तो ऐसे कि 25 साल से सेवा करने की लगन थी, तड़प थी इनफैक्ट, लेकिन मैं नहीं कर पाया। 5 बार मैंने अटेम्प्ट किया सेवा में आने के लिए, लेकिन बहुत टफ था, शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था। और हाँ, मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर होने के बाद मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी था। अच्छा। तो जब मैं ओवरसीज इमिग्रेशन कंसल्टेंट था, जिसमें मेरी जो संस्था थी, कंपनी कह सकते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त थी फॉर रिक्रूटिंग इंडियंस अब्रॉड। तो उस दरमियान मैंने इराक और अफगानिस्तान में यूएस आर्मी के साथ काम करने के लिए जो सोल्जर्स इंडियन और नेपाल से, रॉयल नेपाल आर्मी के जो प्री रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनको रिक्रूट करता था मैं वॉर जोन के अंदर। तो उस वॉर जोन के अंदर मैंने उस दरमियान इराक में भी वॉर देखी, अफगानिस्तान के अंदर भी वॉर देखी, और ड्यूरिंग माय टाइम पीरियड मैंने 3 सिविल वॉर भी देखी, जैसे लेबनान के अंदर, ईस्ट तैमूर के अंदर और लाइबेरिया के अंदर। लास्ट आप कहाँ पे थे? किस देश की टीम को आप कोच कर रहे थे? लास्ट टाइम में मैं अफ्रीका में था। अच्छा। अफ्रीका में कपल ऑफ कंट्रीज जैसे घाना, निजर, नाइजीरिया, फिर इजिप्ट, ये सब जगह में कोचिंग देता था। तो ये जो इस सब से ऑल ऑफ ए सडन ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? कैसे ये चेंज आया, या कहाँ पे ये क्या ऐसी चीज हुई जिसने आपको एकदम से आपकी लाइफ का जो है ट्रैक बदल के सेवा में कर दिया? एक्चुअली ऑल ऑफ ए सडन तो नहीं था, जहां तक मेरे को ध्यान पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि 25 साल में मैंने 5 बार अटेम्प्ट किया। मैं बहुत रोता था, सड़कों पे कोई कचरा खा रहा है, कोई नंगा घूम रहा है, कोई बड़े बड़े बाल है, नहाया नहीं कई साल से, तो मैं दुखी रहता था कि लोग इस हालत में क्यों हैं। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं सेवा में आऊं, नहीं कर पाया। जैसे मैंने कहा, उस दरमियान मैं जंग में भी गया, मैंने देखी आंखों से, मैंने लोगों को टुकड़ों में उड़ते हुए देखा, रॉकेट लॉन्चर्स और साथ में सुसाइड बमर्स से लोगों को मैंने घातक ऐसे हमले देखे। लेकिन शायद भगवान जी उस दरमियान तगड़ा ही बना रहे थे, पक्का बना रहे थे, हार्ट को बहुत टफ बना रहे थे। और जैसे एक एग्जाम्पल होता है कि एक बार कोई चेन स्मोकर हो तो उसको आप कैंसर की फोटो दिखा दो, कोई मरीज दिखा दो कि ये मर रहा है, वो नहीं छोड़ते सिगरेट। लेकिन कोई बच्चा बोल दे तो 1 सेकंड में सिगरेट छोड़ देते हैं। ऐसी शायद मेरे साथ हुआ, जब भगवान इतना तगड़ा बना रहे थे, इतने डिस्कम्फर्ट दिखा के, इन बिटवीन बहुत सारे लिटिगेशंस भी आए, प्रॉब्लम्स भी हुई मेरे को, मैंने बहुत टफ टाइम भी देखा हाइट स्कैन करने के साथ साथ। लेकिन 2007 के अंदर दिल्ली में मैंने अपने देश भारत में, जिसको आप सबकी तरह मैं भी बहुत प्यार करता हूँ अपनी कंट्री को और बहुत फक्र महसूस करता हूँ, लेकिन दिल्ली के अंदर मैंने 2007 में एक गरीब बच्चे को और एक कुत्ते को एक साथ कचरा खाते देखा। तो जैसे ही मैंने ये देखा, मेरे से रहा नहीं गया, मैं गाड़ी में जा रहा था, उसी समय कार मोड़ी, सीधा शमशान घाट गया और जलती चिता से राख उठाकर अपने मुंह पर मल ली और उसी समय अपने लिए जीना छोड़ दिया और एक तरह से सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया और संन्यास ले लिया। अब आप 2007 में, जैसे आपने बताया कि जो आपने देखा उसके बाद इतना चेंज जी, तो जब आपने शुरू किया था तो किस तरह से, क्या क्या परेशानियां आपको आई सामने, क्या क्या कठिनाइयां आई? क्योंकि ये काम ऐसा है, इसमें कठिनाइयां तो खैर हमेशा ही रहती हैं, बट जब आपने शुरू किया होगा तो शायद आपको ज्यादा महसूस होती होंगी, अब नहीं होती हो। जी, बहुत टफ था। उस टफ के अंदर जैसे मैं आधी रात को जाकर लोगों को ढूंढता था सड़कों पर, जो लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त हैं, किसी को HIV है, किसी को कैंसर है, किसी को कीड़े पड़े हुए हैं, कोई बुजुर्ग है, कोई यंग है लेकिन दिमाग नहीं है, मेंटली डिसेबल हो गए। फिर मैंने एक जगह ली बसंत कुंज के अंदर, वहां गुरुकुल बनाया, उन लोगों को शरण देता था, रहना, खाना, दवा, सब चीज फ्री में उनकी सेवा करनी शुरू की अकेले। उस दरमियान बहुत इल्जाम लगे। स्टार्टिंग में पुलिस का बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। वो लोग बोलते थे कि आपने किडनी रैकेट शुरू किया है, इन लोगों को सड़कों से लाते हो, इनकी किडनी निकालते हो, कभी बोलते थे खून बेचते हो, कभी बोलते थे इनकी आंखें निकालते हो। तो बड़े ऐसे ऐसे घिनौने इल्जाम लगे, तो दिल को बहुत दुख लगता था, कई बार रोता भी था। लेकिन मैंने अर्जुन का बाण सेवा की तरफ साध लिया था, सिर पर कफन पहन लिया था कि सेवा में ही जीना है और कुछ नहीं करना। तो ईश्वर ने हमेशा रास्ता बनाता चला गया। और हाँ, फाइनेंशियली भी बड़ी टाइटनेस रही, क्योंकि जिन लोगों से मेरे को बड़ी उम्मीद थी वो फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, उन सब लोगों ने साथ नहीं दिया। सब बोलते थे और कुछ कमाई का नहीं मिला सूत्र,
ऐसे ही लोगों की सेवा करके पैसे कमाओगे, तो बड़ा दिल को दुख लगता था। तो जबकि मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है, मैं तो आज भी लोगों से कहता हूँ, लेकिन हाँ ये भी बोलता हूँ कि मेरा स्वार्थ नहीं है, लेकिन आप स्वार्थ में कर लो, आ जाओ मैदान में, करो, रोज 100 लोगों के डायपर क्लीन करो जैसे मैं करता हूँ। ऐसे ऐसे लोग हमारे गुरुकुल में हैं जो 8-8 साल से जमीन से उठे ही नहीं है, डेथ बेड के ऊपर है। 100 लोगों को डायपर लगा हुआ है, कितने लोग लाइलाज बीमारियों से आए। तो मैं उनसे कहता हूँ आप भी कीजिए, हमने तो एनजीओ बनाया, आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्लीज भगवान के वास्ते सेवा तो कीजिए। शायद आप सेवा में आएंगे तो कुछ लोग सड़कों पर बुरी मौत मरने से बच जाएंगे। फाइनेंशियली आप जैसे बता रहे हैं प्रॉब्लम आ रही थी, इनिशियली भी आ रही थी, और अब तो कितने लोगों से आपने शुरू किया था? स्टार्टिंग में तो एक ही थे, जब वो भी ऐसे इंसिडेंट्स था कि मैं साउथ एक्स पार्ट 2 मार्केट से पार्ट 1 की तरफ जा रहा था गाड़ी को पार्क करके, तो एकदम जैसी सबवे से निकला तो मेरे कदम रुक गए। तो मैंने दिमाग में सोचा, हे भगवान ये मैंने क्या देख लिया। तो मैं वापस पैदल गया और देखा एक सीनियर सिटीजन बस स्टैंड के पास में जमीन पर लेटे हुए थे, और उनके ऊपर इतनी मक्खियां थी कि शायद मधुमक्खी के छत्ते पर भी इतनी मक्खियां नहीं होंगी, नॉर्मल वाली 20, मधुमक्खी नहीं। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा बाबूजी ऐसे कैसे सड़क पे पड़े हो? उन्होंने कहा बेटा बच्चों ने घर से निकाल दिया है, तो 15 दिन हो गए यहीं पड़े हुए। तो मैंने बोला बाबूजी मैंने एक छोटी सी पेमेंट लेनी है, वो पैसे लेके आता हूँ तो आपको मैं अपने गुरु को ले जाऊंगा, आपकी सेवा होगी वहां पर, आपके लिए रहना खाना दवा सब फ्री हो जाएगी, तो आप 5 मिनट दो, मैं आया। तो बाबूजी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं तो यहाँ पड़ा ही हूँ, चाहे आप 10 दिन में आ जाओ, हाँ जब तक मेरे में जान है मैं अपनी थूक चाट कर ही गुजारा चलाता हूँ, कोई खाने को तो देता नहीं है। उनकी बात सुनी और मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उसी समय सोचा पेमेंट गई भाड़ में, अब नहीं चाहिए, पेमेंट छोड़ दी और सीधा उनको गोदी में उठाया, गाड़ी में रखा और ले आया। तो उनसे हमारा पहला गुरुकुल शुरू हुआ था। उसके बाद एक और लेडी मिली सड़क के ऊपर, जिनको की जगह जगह से ब्लीड कर रही थी। आधी रात को मैंने पुलिस को बुलाया, तो उन्होंने बोला कि सर हम क्या कर सकते हैं, कोई जगह तो है नहीं, कहाँ लेके जाएंगे। तो मैंने बोला नहीं, थोड़ा तरस खाओ, अब हमारा एक गुरुकुल है दिल्ली में, तो आप इनको हमारे गुरुकुल तक छोड़ दो। तो पुलिस ने हेल्प की, उनको हमारे गुरुकुल ले आए। सुबह हमने जब डॉक्टर साहिबा को बुलाया और चेक किया तो पता लगा उस लेडी का यूट्रस बाहर लटका हुआ था। फिर उनका हमने गंगाराम में इलाज कराया और ऐसे सेवा बढ़ती चली गई। पैसे को कैसे मैनेज कर पाए, कहाँ से, मतलब फंड्स कैसे आप अपनी तरफ से ही करते रहे या सपोर्ट भी मिला आपको? पैसे का हमेशा से ही बहुत दिक्कत रही। ऐसे होता है जैसे कि रोज कुआं खोदना, रोज पानी निकालना, और स्टार्टिंग में तो मैं अपनी सेविंग से ही सब सपोर्ट करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे समाज के लोग भी जुड़ गए, तो किसी ने 500 रुपये महीना बांध दिया, किसी ने 2000, किसी ने 5000। ऐसे हम वैसे 50% सिक्योर्ड हैं, इसलिए कभी सेवा वहां रुकती नहीं है। लेकिन हाँ बहुत डिग्निटी मेंटेन करते हैं सेवा के लिए, सेवा को सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि कभी अननोन कॉलिंग नहीं करते, कभी किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करते कि देखो ये मर रहा है, कैंसर है, पैसे दे दो पैसे दे दो, ऐसे नहीं। हम चाहते हैं कि लोग सेवा को जाने, उससे कनेक्ट हो, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़े, फिर उसके बाद हेल्प करें। तो जिन लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया वो लोग ऑन एंड ऑफ हेल्प करते हैं, उसी से ही सेवा चलती है। ये एक बड़ी मुश्किल काम है जब आदमी शुरू करता है, तो जी परिवार का क्या रहा, सपोर्ट कैसे रहा? ये तो बहुत टफ क्वेश्चन आपने पूछ लिया, क्योंकि हाँ जहाँ तक बात है माता पिता की, उनसे तो बहुत सपोर्ट है, और हमारे पिता का तो इतना सपोर्ट है। वैसे तो बुजुर्ग हैं, गुड़गांव में रहते हैं, तो उनकी तरफ से हमारे से उन्होंने प्रॉमिस लिया हुआ है कि जो भी मरीज 2-3 महीने के लिए किसी भी हॉस्पिटल में हमारा भर्ती होता है लंबी बीमारी की वजह से, तो उसमें दिन रात की ड्यूटी हमारे पिता ही देते हैं एज ए अटेंडेंट की। चाहे वो गरीब हो चाहे कैसा भी हो, लाइलाज बीमारियां हो, तो वो हमारे पिता ही उनके डायपर चेंज करते हैं, स्पंज करते हैं, दवा देते हैं, और 24 घंटे अस्पताल में रहते हैं। और जहां तक बात है हमारी माँ की, तो माँ तो हमारी ये बोलती है कि हमारे बेटे ने दिल्ली में ही हरिद्वार बना दिया तो वो तो इतनी खुश है। बट हाँ वाइफ की तरफ से थोड़ा सा हार्ट रिंचिंग रहा, क्योंकि वो पता नहीं क्यों लेकिन छोड़ के चली गई और फॉरेन में माइग्रेट हो गई। एक बेटा था, एक बेटी थी, उनको भी साथ ले गई, तो वो बहुत दुख लगता है। वो एक बहुत बड़ी सजा है राजा दशरथ की, मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ। लेकिन हाँ दूसरी तरफ ठीक है, क्योंकि भगवान जी ने फूलों में बिठा लिया। ऐसी सेवा कहीं देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी कि इतने दुख दर्द भी हैं, लोग सड़कों के ऊपर पड़े रहते हैं। स्टार्टिंग में सेवा तो गरीब लोगों की शुरू हुई,
लेकिन बाद में सड़कों से कोई आईएएस ऑफिसर मिल रहा है रिटायर्ड घूमता हुआ, कोई जज है, कोई लॉयर है, कोई एजुकेशनिस्ट है, कोई फ्रीडम फाइटर है, कोई आर्मी मैन है, कोई ग्रेजुएट है, तो उन सबकी सेवा में लगे रहते हैं। आज की तारीख में, आज की स्थिति में वहां पर कितने लोग हैं? वैसे तो हर महीने वहाँ 50-60 एडमिशन हमारे गुरुकुल में होते हैं। अच्छा। हर महीने, जिसमें दिल्ली पुलिस के डिफरेंट पुलिस स्टेशंस लाते हैं। इनफैक्ट डिफरेंट स्टेट्स की पुलिस भी वहाँ पर लेके आती है। और शादरा में जो मेंटल हॉस्पिटल है इबास, वहाँ से भी यहाँ ट्रांसफर होते हैं, कोर्ट ऑर्डर से भी रेफर होते हैं। और डिफरेंट हॉस्पिटल्स दिल्ली के, जैसे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, बाड़ा हिंदू राव, सफदरजंग, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, दीनदयाल हॉस्पिटल, ब्लिंगटन हॉस्पिटल, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल, उन सब से भी हमारे यहाँ डेस्टिट्यूट पेशेंट्स को भेजा जाता है। जैसे आजकल जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराते हैं और फिर वहां छोड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसे सब लोग टोटल मिला के कोई 300 लोग परमानेंट रहते हैं। लेकिन हाँ, जैसे न्यू एडमिशन जब होता है तो फिर हमारी ड्यूटी होती है उनकी काउंसलिंग करना, हॉस्पिटल की नीड है तो हॉस्पिटल में एडमिट कराना, फिर उनकी फैमिलीज ढूंढना, उनको फिर फैमिलीज में यूनाइट कराना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब हमारे एडमिशन्स होते हैं तो बहुत सारे लोगों की हम फैमिलीज ढूंढ लेते हैं, उनको फिर पूरी इंडिया में छोड़ के आते हैं, चाहे वो बिहार के रहने वाले हों, मध्य प्रदेश के हों, चेन्नई के हों, असम के हों, चाहे पंजाब के हों, हिमाचल के हों, राजस्थान के हों, तो उनको घर घर तक छोड़ के आते हैं, कस्बों में, गांव में, शहर में। तो बहुत खुश होते हैं उनके घर वाले की उनके बिछड़े हुए परिवार के लोग वापस मिल गए। तो ऐसे वहां सेवा दिन रात चलती रहती है हमारे गुरुकुल में। तो अभी 8 साल में हमारे गुरुकुल 1 सेकंड भी बंद नहीं हुआ है। 24 घंटे एडमिशन मिलता है, काउंसलिंग होती है, 3 एम्बुलेंस है हमारे पास में, हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं पेशेंट्स को, रेस्क्यू करते हैं। अननोन कॉल्स आती हैं कि जी आदमी सड़क पे मर रहा है, सर गाड़ी भेज दो। वैसे तो रिक्वेस्ट करते हैं कि गाड़ी मत मंगाओ, आप अपने आप से ले आओ, वहां पर हम एडमिशन दे देंगे, क्योंकि वहाँ फॉर्मेलिटीज तो बेयर मिनिमम है ही नहीं, और स्पॉट एडमिशन मिलता है और सेवा के पैसे हम लेते नहीं है। तो ऐसे वहाँ सेवा चलती रहती है। अभी पीछे कुछ दिनों में कुछ समस्याएं आ रही थी, जैसे पानी की समस्या थी, और अब उस स्थिति में क्या आपको सरकार और भी जो लोग हैं उनकी भी सपोर्ट इसमें मिल रही है? जी बिल्कुल। अभी वैसे जो आपदा हमारे यहाँ पे आई वो ऐसे था कि 4 महीने से वाटर बोर्ड सूख गया था। हमने सरकार को भी लिखा कि वाटर बोर्ड सूख गया है, लोग लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त हैं, कोई बेड रिडन है, किसी को कीड़े पड़े हुए हैं, कोई बुजुर्ग हैं, 90-100 साल के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, और गर्मी बहुत पड़ रही है, और सब टीन की शेड के नीचे रहते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई सब शेड उबल रहे हैं और पानी का अभाव है, वाटर बोर्ड सूख गया है, तो हमें पानी का कनेक्शन मिल जाए। फिर वैसे भी लोग जैसे लाइलाज बीमारियां थी और डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं तो मैक्सिमम डॉक्टर बोलते हैं कि वापस ले जाओ, प्रेयर करो, क्योंकि दवाइयां तो काम नहीं करती हैं ऐसे पेशेंट्स पर। और गर्मी इतनी पड़ी, शेल्टर्स वीक हैं, तो लोग उबल गए, डेथ्स होनी शुरू हो गई। तो अब सरकार सामने आई, उन्होंने काफी मदद की हमें, जैसे कि डॉक्टर्स प्रॉमिस कर दिया कि वो रेगुलर टीम्स आएंगी, रोड भी बना के देंगे, और एक बिजली का ट्रांसफार्मर लगाएंगे ताकि लोड बढ़ जाए बिजली का। और वाटर बोर की सबसे बड़ी जो समस्या थी वो उन्होंने इजाजत दे दी, अब हम बोर करा सकते हैं। और जल विभाग का भी अब रेगुलर टैंकर आता है, तो दिन में 2 बार पानी की सप्लाई भी लग गई है। और ये भी प्रॉमिस मिला है जब तक बोर नहीं होगा रेगुलर सप्लाई लेगी, और बोर लग जाएगा तो वैसे ही निवारण हो जाएगा सारी प्रॉब्लम का। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो सरकार के एंड पे थी जी। पर क्योंकि आप इस संस्था को चला रहे हैं बहुत समय से, क्या आपको लगता है कि सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ सरकार के पास होता है? क्या हम लोगों की या आम जो बाकी लोग हैं उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या होनी चाहिए, या उनको महसूस करनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। जब मैं भी सेवा में आया था तो जैसे मैंने कहा, पहले मैं बहुत दुखी रहता था और बहुत क्रीब अराउंड करता था कि देखो सरकार कुछ नहीं कर रही, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ नहीं कर रही। तो फिर मैंने मन बनाया कि छोड़ो, सरकार करे न करे, हमें तो किसान की केंचुओं की तरह काम करना चाहिए, हमें भी तो अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। तो मैंने सोचा कि बाकी सबको छोड़ो, हम तो अपनी ड्यूटी निभाएं, और मैं सेवा में आ गया। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम सबका जीवन में दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया, सेहत दी, पैसे दिए, अच्छा समाज दिया, अच्छे संस्कार दिए, तो हमें भी पे बैक करना चाहिए। क्योंकि जब एक दिन हम सब भगवान के पास जाएंगे
तो भगवान जी हमसे ये तो पूछेंगे नहीं कि आपने बैलेंस क्या बनाया या किसी और ने क्या किया। भगवान जी तो यही पूछेंगे कि आपने सेवा क्या की। स्पेशली वो लोग जो सड़कों पर मर रहे थे, आपने उनकी केयर की कि नहीं की। तो हमें अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहिए और पे बैक करना चाहिए सोसाइटी के अंदर, ताकि हम अपने समाज को अच्छा बना सकें। रवि जी, आपके पास जो ज्यादातर 300 में से लोग हैं, मैं जब वहां गया था तो मैंने देखा उनमें ज्यादातर बूढ़े लोग हैं, ऐसे लोग हैं, माँ बाप हैं जिनको कि उनके बच्चों ने छोड़ दिया। जी। क्या आप बच्चों के लिए जी कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि जो भगवान की लाठी है वो बहुत खतरनाक है। माता पिता जिन्होंने हमें पढ़ाया, बड़ा किया, समाज में अच्छी जगह दिलाई, प्रतिष्ठा दिलाई, और हम आज उन्हीं के साथ ही ऐसा करते हैं। उनको खाना नहीं देते, बुजुर्गों को उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हड़प लेते हैं, उनसे छीन लेते हैं प्रॉपर्टी, और सड़कों के ऊपर मरने के लिए फेंक देते हैं। तो हमें ये सोचकर खबरदार होना चाहिए कि एक दिन कभी हमारा भी ऐसा समय आ पाएगा। जैसे कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हमें अपनी माँ बाप की इज्जत करना चाहिए। और फॉरेन में जाओ तो इतना दुख लगता है, पहले बोलते थे अच्छा इंडिया से आए हो, वो कंट्री जिसकी इतनी अच्छी सभ्यता है, संस्कृति है, जहाँ श्रवण कुमार रहते हैं, और आज जाओ तो बोलते हैं अच्छा उस कंट्री से आए जो रेप कंट्री है, या फिर वो कंट्री है जहाँ बुजुर्गों को मारा जाता है। तो कितनी बेइज्जती होती है। तो भगवान को शीश नवाकर अपने बुजुर्गों की हमें सेवा करनी चाहिए, उनके ऊपर अन्याय नहीं करना चाहिए। लिसनर्स, हम सब जानते हैं कि भगवान जहाँ सब जगह नहीं पहुंच सकता था, वहां उसने माँ को पहुंचा दिया। माँ अपने बच्चे के लिए वही काम करती है जो भगवान करता है, और इसी तरह जहां पर माँ नहीं पहुंच पाई वहां पर उसने फरिश्तों को भेजा। आज ऐसा ही एक फरिश्ता हमारे साथ हमारे स्टूडियो में था, और मैं उम्मीद करूंगा रवि कालरा जी अपने इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे, और उन्होंने जो प्रण लिया है वो उसको अच्छे तरीके से इसी भावना के साथ करते रहेंगे, और शायद आम लोग भी सारी जिम्मेदारियां सरकार के ऊपर ना डालकर कुछ अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए भी इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाएंगे और सहयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि कालरा जी, दोबारा हमारे मैं आपको कहूंगा। एंड हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज को आगे चलाते रहें और सेवा करते रहें। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।